गोलू माइक का है। हाँ वो हला दो। चलो एक एग्जांपल लिखो। सपोज A1 A2, सपोज A1 A2 अप टू A30, suppose A1 A2 up to A30 are 30 sets, are 30 sets, each with 5 elements, each with 5 elements, each with 5 elements, and and B1 B2 up to Bn are n sets, are n sets, each with 3 elements, each with 3 elements. Let union of AIs, let union of AIs where I is equals to 1 to 30. हाँ तोड़ दो, बेंच तोड़ दो। Union of J, union of BJs where J is equals to 1 to N is equals to capital S. Assume that each elements of S assumes that each elements of S belongs to exactly 10 of AIs, belongs to exactly 10 of AIs and exactly of and exactly 9 of BJs. Find n, find n, निकालो, सॉल्व करके निकालो। ऐसे ही नहीं, मुझे समझाओ ये क्या लिखा है। each with 30 set each with 5 30 multiplied 5 each निकल जाएगा और n number of n set each with 3 तो multiply 3 divided by नहीं ये तो किताबों में भी लिखा है, ये तो किताब में भी लिखा है, मुझे मतलब समझाओ उसका। मुझे नहीं आता कि क्या लिखा है तुमने। मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट हूँ यार, तुम क्या समझ के रखा है? हम्म? मुझे नहीं समझ में आया तुमने क्या लिखा है। हम्म? निकालो। A1 से लेकर A30 तक के सेट्स हैं जो 30 सेट हैं और सभी में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं।
और फिर हमारे पास B1 से लेकर Bn तक के कुछ n सेट्स हैं, वो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितने सेट्स हैं n, और हर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और अगर हम यूनियन कर दें a ऑफ i's का या फिर bj's का, तो वो दोनों इक्वल होगा, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और वो एक कैपिटल एस सेट के बराबर होंगे। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में भी पता करने पड़ेंगे, ठीक है। और अज्यूम करना है कि एस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज, मतलब कि अगर एस के अंदर के जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जो है वो 10 ए आई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर उसी के बी के सेट के अगर कंपैरिजन करें तो वो 9 बीजेस में बिलोंग कर रहा है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 में से एक क्यों बोलेंगे, एक एलिमेंट 10 में है। करो करो, लिखो, बनाओ, पहले एस सब कैपिटल सेट एस बनाओ। अगर 10 एलिमेंट सेम है इसका मतलब कि वो सेम होंगे, बाकी A1 में तो वो आ जाएगा समझ में। अगर तुम क्वेश्चन समझ गए तो बना लोगे, कोशिश करो। मैं भी अभी तुम्हारे साथ में ही सॉल्व करूंगा ना, मैंने भी बहुत टाइम से उसको सॉल्व नहीं किया है। 2019 में आया हुआ सवाल है ये। देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया सबने, ठीक है। अब हम कैपिटल ए के जो सेट्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। A1 A2 ऐसे करते करते 30 सेट्स है। A1 A2 A3 A4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे करके फिर 11 से लेकर 20 तक, और फिर 21 से लेकर 30 तक। अभी हम सिर्फ सेट ए के बारे में सोच रहे हैं और सेट एस को बनाने की कोशिश करेंगे ए को यूज करके। क्यों? क्योंकि पहले सवाल देखो, सवाल में क्या बोला है कि जो ए आई है वो बीजे के बराबर है और वो एस के बराबर है। अब बीजे के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहां पर एन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ए आई के एलिमेंट्स निकाल लिए तो हमारे पास एस आ जाएगा, और अगर एस आ जाएगा तो एस को इस्तेमाल करके बीजे निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कितने सेट बन रहे हैं, वही एन की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो करना क्या है? हमें हमें पता क्या करना है, हमें एन की वैल्यू पता करनी है। और एन क्या है कि बी के कितने सेट बनेंगे। यहां पर इसको पढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है? इसमें बोला है यूनियन करना है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू A30। इसका मतलब यह है कि हमें A1 से लेकर A30 तक के जितने भी सेट्स है उनका यूनियन कर देना है, और वो कौन बनेगा? वो कैपिटल एस बनेगा, ठीक है। तो पहले हम ए आई से कैपिटल एस बना लेते हैं और फिर कैपिटल एस से बीजे बनाएंगे और फिर देख लेंगे कि कितने बीजे बन रहे हैं, वही एन की वैल्यू होगी, क्योंकि 1 से लेकर एन तक जा रहा है ना ये। तो हमें क्या पता करना है कि कितने बीजे बनेंगे, कितने बी के सेट बनेंगे कि सारे एस के एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाए। आई बात समझ में? करना क्या है हमें, फिर से बता रहा हूं, हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। हमें यह बोला है कि अगर ए के 30 सेट हैं, बी के कितने सेट है वही हमें फाइंड करना है। और इंफॉर्मेशन ये देके रखिए कि अगर यूनियन कर दिया जाए इन दोनों का तो वो एस के बराबर आएगा। और एस क्या है? एस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो उसका हर एक एलिमेंट 10 ए आई में होगा, और अगर बी के से रिलेशन दिया हुआ है कि वो 9 बी में होगा। एस का रिलेशन ए के साथ दिया है और एस का रिलेशन बी के साथ दिया है। ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया। हमें क्या दिया है? एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज, मतलब कि एस का रिलेशन किसके साथ दिया है? ए के साथ। एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, मतलब एस का रिलेशन ए के साथ दिया है और बी के साथ दिया है। तो पहले ए को यूज करके एस बनाएंगे और फिर एस को यूज करके बी बनाएंगे, और फिर पता चल जाएगा कि कितने बी बने हैं, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
पहले हम इस लाइन को यूज कर रहे हैं, S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। तो इसकी मदद से हम S बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें S के बारे में भी नहीं पता, हमें S के एलिमेंट्स भी नहीं पता कि कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम अगर ये 30 सेट मेरे पास हैं और S का हर एक एलिमेंट 10 AI में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक एलिमेंट 10 बार आया होगा। इसका मतलब यही है ना, अगर S का एक एलिमेंट 10 AIs में है, इसका मतलब यह हुआ कि S का हर एक एलिमेंट इन 30 में से किन्हीं 10 जगह पर होगा। ठीक है, किसी भी रैंडमली किसी भी जगह पे हो सकता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं 1 से लेकर 10 तक में वो एलिमेंट है। A1 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 1 2 1 1 1 1 भी ले सकते हो, कुछ भी नाम ले सकते हो, एलिमेंट है वो, तो एलिमेंट का नाम जो चाहे रख सकते हो। तो ये एक सेम एलिमेंट है जो कितने सेट्स में बिलोंग कर रहा है, 10 सेट में बिलोंग कर रहा है। और हर एक ए में कितने एलिमेंट है, ईच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, ईच विद 5 एलिमेंट्स। तो हर एक A1 में कितने एलिमेंट होंगे, 5। A2 में कितने एलिमेंट होंगे, 5। A3 में कितने एलिमेंट होंगे, 5। तो इसका मतलब 10 ही जगह पर होगा, एग्जैक्टली 10। 10 से ना एक कम ना एक ज्यादा। तो अब कोई दूसरा एलिमेंट होगा A2, और वो भी कितनी जगह पर होगा, 10। जरूरी नहीं कि नहीं 10 में होगा, वो कहीं पर भी 10 में हो सकता है। ठीक है ना, मैंने उनको अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, तो वो भी A2 इस तरह से सब में होगा, A3 भी होगा, A4 भी होगा और A5 भी होगा, और ये सब में होंगे, ये सब में होंगे। तो मैंने कितने एलिमेंट्स बना लिए, वैसे देखा जाए तो मैंने 25 एलिमेंट्स नहीं 50 एलिमेंट बना लिए, लेकिन एस के टर्मिनोलॉजी में अभी 5 ही एलिमेंट बने। क्योंकि अगर मैं एस की बात करूं तो एस का मतलब एस के अंदर 5 एलिमेंट आ गए, A1 A2 A3 A4 और A5। तो अब देखो अभी तक की बात सेटिस्फाई हो रही है, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। हो रही है सेटिस्फाई। तो अभी तक के 5 एलिमेंट है और वो 10 AIs में है। तो इसका मतलब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A6 A7 A8 A9 A10, और ये भी सब में होंगे। और ये सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, S में, A6 A7 A8 A9 A10। और अभी मेरे पास 10 सेट और बचे हैं, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, A11 12 13 14 15। मतलब इसके अंदर भी आ जाएंगे 11 12 13 14 15। तो मैंने सारे ए के सेट बना लिए और मुझे पता चल गया कि एस सेट क्या होगा। एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से एलिमेंट है वो भी पता चल गया। तो हमने ए की मदद से कौन सा बना दिया, एस बना दिया। अब एस की मदद से क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। अब एस की मदद से क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। और बी के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, बी के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है कि n सेट्स है ईच विद 3 एलिमेंट्स। पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, और s के साथ उसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, कि s का हर एक एलिमेंट कितने b में होगा, 9 में होगा। ठीक है, तो मुझे पूरे 15 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले मैं B1 से लेकर कितने कहां तक ले लूंगा, 9 तक। और हर एक में एक एलिमेंट कुछ 9 जगहों में डाल दूंगा। तो S का पहला एक एलिमेंट उठाया A1 और उसको 9 जगह पर रख दिया। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ईच एलिमेंट ऑफ S, S याद है ना, A1 से लेकर A15 तक, तो हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस में। और B में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब A2 A3 और ये सारे एलिमेंट इन सब में होंगे। तो हमने S के कितने एलिमेंट इस्तेमाल कर लिए, 3 एलिमेंट इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद
फिर मैं A4, A5 और A6 यूज करूंगा अगले 9 सेट्स में। फिर A7, A8, A9 यूज करूंगा अगले 9 सेट्स में। A10, A11, A12 यूज करूंगा अगले 9 सेट्स में। और A13, A14 और A15 यूज करूंगा अगले 9 सेट्स में। तो कितने टोटल बी के सेट बन गए मेरे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 और हर एक उसमें कितने हैं? 9। तो 9 इंटू 5, टोटल 45 बी के सेट बनेंगे। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 45। आई बात समझ में? ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, किताबों वाला नहीं। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो। कहां से नोट करना शुरू करोगे? करो नोट। अभी फिर से समझा रहा हूं, अभी नोट कर लो पहले। पता है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? समय है लेकिन समय नहीं है ना? समय है लेकिन समय नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। पता है क्या? जब इजी पेपर होता है तो पूरे पेपर अटेम्प्ट करने का समय नहीं होता है। और जब टफ पेपर आ जाता है तो समय इतना होता है कि क्वेश्चन पर टाइम, क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है और टाइम भी है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है ना? तो समय है लेकिन समय नहीं है। समय कब है? जब पेपर टफ आ गया तो समय ही समय है, क्योंकि पेपर ही नहीं बन रहा। और समय नहीं है कब? नहीं है जब पेपर आसान आ गया तो समय ही नहीं मिला। और दोनों चीज में परेशान है वो। अगर टफ क्वेश्चन दिखा दिया, इतना टाइम नहीं है सर करने का, और इजी सवाल आ गया तो इतना इजी सवाल आता है क्या पेपर में? दोनों चीज में परेशान है वो ये नहीं समझ रहा कि जब पेपर बनेगा तो दोनों का बैलेंस होगा। कोई सवाल कम टाइम लेगा, कोई सवाल ज्यादा टाइम लेगा। मुद्दा क्या है? सवाल बनना चाहिए। सवाल बनेगा तब तो तुम टाइम को यूटिलाइज करोगे। सवाल ही नहीं बनेगा तो वहां पे बैठ के क्या घुइयां छीलोगे? हैं? यूपी वाले समझ गए होंगे, है ना? मैं भी पहले नहीं समझता था। हाँ, मैं सब जगह रह के आ गया ना, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, तो पता है। हैं? अब पूछ लेना जो तुम्हारे यूपी वाले दोस्त हैं उनसे, तो फिर कैसे नहीं आता। घुइयां मतलब क्या होता है? लौकी होता है ना शायद? अरबी? हाँ, अरबी होता है।
ठीक है, अब देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, देख लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर से। सपोज A1 टू A30। अब देखो ये एक ऐसा सवाल है कि एक बार समझ लिया, बाद में एग्जाम में इसका आंसर सबको याद ही रहता है। ठीक है ना, मैंने देखा है कोई सॉल्व नहीं करता है। टफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लासरूम में सॉल्व किए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में उनके आंसर याद होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही उसमें इतना टाइम बिता चुके होते हैं कि डायरेक्टली बन जाता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, वो फिर से बोल दे रहा हूं ना, जो पुराने स्टूडेंट होंगे सुनी होगी मेरी बात, कि हर एक सवाल का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उसको वो उतना टाइम चाहिए ही चाहिए। हर एक सवाल को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, वो उसको चाहिए ही चाहिए। उसको तुम आज दो, कल दो या एग्जाम में दो, उसको उतना टाइम चाहिए ही। वो बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो तुमसे बोल रहा है कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है, मिलना है, और जितना टाइम उसने बोला है, कितने टाइम मुझे चाहिए है, तुम्हें उतना टाइम उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है? अगर तुमने आज उसको समय नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएगा, और फिर जब बाद में अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तो वो तुमसे डबल टाइम लेगा, और नहीं तो एटलीस्ट उतना टाइम तो तुम्हें बाद में उसको देना ही पड़ेगा पुराना का भुगतान करने के लिए। ठीक है? और अगर जितना टाइम मांगा है, अगर उससे ज्यादा टाइम तुमने किसी को दे दिया, आदमी सामने वाला पक जाएगा। अगली बार जब तुम उससे मिलोगे ना, वो दूर से ही हाथ जोड़ के बोलेगा, भैया जयराम जी की तुम जाओ, पिछली बार तुमने बहुत टाइम खराब किया मेरा। बिल्कुल सवाल भी ऐसा ही होता है। जब ये सवाल है ना, अगर इसको तुमने आज टाइम नहीं दिया तो ये कब टाइम मांगेगा? जब अगली बार मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तब बोलेगा बेटा तुमने पहले मुझे टाइम नहीं दिया था, अब तुम बैठो यहां पर। अब जब तक तुम मुझे सॉल्व नहीं करोगे जा नहीं सकते। और नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो तुम छोड़ के जाओगे, और क्या करोगे? ठीक है? लेकिन अगर आज तुमने इसको टाइम दे दिया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम दे दिया, तो एग्जामिनेशन हॉल में बोलेगा अरे तुमसे मैं पहले मिल चुका हूं, 45 टिक करो, आगे बढ़ो। समझे? तो हर एक सवाल का टाइम फिक्स होता है, इसीलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम नंबर ऑफ बुक्स क्यों सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करते हैं? ताकि सवाल तो हमें पता है कि आएगा, कंसेप्ट भी हमें पता है, इसी में ही से ही पेपर बनेगा, ये भी पता है। लेकिन अगर पहले से अगर क्वेश्चन की वैरायटी सॉल्व की होगी, पहले से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में हमारा टाइम सेव करेगा। टाइम सेव ऐसा नहीं होता कि आज तुमसे ज्यादा टाइम लग गया, आज पेपर नहीं बना। टाइमिंग ऐसे ही रिड्यूस होता है। प्रैक्टिस करने से, क्यों बोलते हैं प्रैक्टिस करो टाइम स्पीड बढ़ेगी? प्रैक्टिस करने से स्पीड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, जब अगले फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे जो तुम्हारा टाइम सेव करेंगे और दूसरे वाले को बैलेंस करेंगे। तुम्हें लग रहा है कि स्पीड बढ़ गई, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। एक्चुअली वो रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हें मिल गए हैं जो तुमने कम टाइम में कर लिए सॉल्व, इसलिए तुम नए वाले क्वेश्चंस को टाइम दे पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुमने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है? टाइम उतना ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम कम लगा। बस यही है कि तुमने उसको पहले टाइम दे दिया। तो या तो तुम पहले टाइम दे दो या तो बाद में टाइम दो, लेकिन टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक है? नहीं तो तुमसे नहीं बनेगा। तो हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स्ड टाइम होता है, वो देना ही पड़ेगा। आज तुमने इसको टाइम दे दिया ना, अब कभी इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करोगे, अब कभी इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो क्या बोला गया है। सपोज A1 टू A30 आर 30 सेट्स। ठीक है? A1 से A30 तक के कितने सेट्स हैं? 30 सेट्स हैं। ईच विद 5 एलिमेंट्स, और हर एक में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। B1 टू BN आर n सेट्स। B1 से लेकर BN तक के कितने सेट है? n सेट है। वो कितने n की वैल्यू है वही फाइंड करनी है हमें, कि कितने n, कितने B के सेट बनेंगे। और हर एक B में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ठीक है? तो हमें पता चल गया कि उसमें 50 होंगे और इसमें n इंटू 3 होंगे, ये तो हमें पता चल गया। फिर हमें यह बोला गया है कि अगर हम यूनियन कर दें AI का BJ का तो वो S के बराबर होगा। मतलब तीनों के यूनियन जो है वो सेम है, मतलब कि तीनों के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अगर यूनियन कर दिया जाए तो वो सेम है। अब हमें बोला गया है अज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू 10 ऑफ AI, मतलब कि S का रिलेशन हमें A के साथ दिया है। अगर A का रिलेशन B के साथ डायरेक्ट दिया होता तो हम A के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके B के एलिमेंट बना लेते और देख लेते कितने सेट है। लेकिन हमें A और B का रिलेशन नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना बोला है कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है, बस इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब इक्वल है तो क्या यहां पर हो सकता है पूरे 150 एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकता है कि 140 सेम हो, 140 डिफरेंट हो, 10 सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 75 सेम हो, 75 डिफरेंट हो। 150 एलिमेंट्स है ये तो हमें पता है क्योंकि 5 एलिमेंट्स है हर एक में और 30 सेट्स है, तो 5 इंटू 30 150 एलिमेंट्स है। लेकिन 150 एलिमेंट्स कैसे है ये हमें नहीं पता ना, तो उसके लिए हमें रिलेशन दिया है S के साथ कि S के अंदर के जो एलिमेंट है वो 10 जगह पर मौजूद है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है
कि ए के अंदर हर एक एलिमेंट 10-10 बार आया हुआ है। तो 10-10 बार आया हुआ है तो 150 एलिमेंट थे, 10 बार आया हुआ है, इसका मतलब कितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे? 15। अगर 150 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट 10 जगह पर आया है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे? 15। तो अब मेंटली सॉल्व होगा, पहले तो मेंटली सॉल्व नहीं होगा, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बना के लिख के समझना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। उसके बाद तुम इमेजिन कर पाओगे कि हर एक एलिमेंट कितनी जगह पर आया हुआ है? 10 जगह पर आया हुआ है। तो अगर मुझे 150 एलिमेंट फिल करना है तो मुझे कितने एलिमेंट चाहिएंगे? 15 एलिमेंट चाहिएंगे, और ये एक नया सेट बनाएगा एस। ये एक नया सेट बनाएगा एस। अब इस एस की मदद से हमें बी बनाना है। इस एस की मदद से क्या बनाना है? बी। और वो कैसा बनाना है? तो एस का बी के साथ रिलेशन क्या दिया है? एस के एलिमेंट जो है एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस में है। एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, मतलब कि एस का हर एक एलिमेंट, एस का हर एक एलिमेंट कितनी जगह पर है? 9 बी में रखा हुआ है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक के बना दिए और हर एक एलिमेंट को अरेंज कर दिया। तो A1 9 जगह पर आ गया। अब वो ना 10 पे आएगा ना 8 पे आएगा, एग्जैक्टली 9 में ही आएगा। तो इसलिए अब मुझे बी के लिए अगला एलिमेंट चाहिएगा, अगला एलिमेंट चाहिएगा। और हर एक बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो यहां पर हमारे पास खत्म हो गए। अब हमें नया एलिमेंट पिक करना पड़ेगा A4, जिसको 9 जगह पर रखेंगे। फिर A5 पिक करना पड़ेगा, और ऐसे करके अगर मैंने 15 एलिमेंट को अरेंज करूंगा तो मुझे बी के कितने सेट लगेंगे? यहां पर मैंने 9 सेट यूज कर लिए, और यहां पर भी 9, और ऐसे कितने 9 यूज करे? 1 2 3 4 5। तो मैंने 9 सेट्स यूज करे, और ऐसे कितने कॉलम बनाए? 5। मतलब टोटल मैंने कितने सेट बनाए बी के? 45। तो एस के A1 से लेकर A15 तक के एलिमेंट को रखने के लिए इस तरह से कि हर एक एलिमेंट 9 जगह पर आ जाए, मुझे बी के 45 सेट चाहिए होंगे, क्योंकि बी के हर एक सेट में 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या हो गई? 45। क्लियर है अब? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस केस में एस जो है वो एक तरीके का यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, सुपर सेट भी बोल सकते हो, इक्वल सेट भी बोल सकते हो। अब दो प्रॉपर्टी जैसे यूज कर लो। देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चन का ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो, बाकी एज अ प्रॉपर्टी इसको याद कर लो। अभी चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसको कुछ भी एक एलिमेंट रेंडमली ले लो ए और बी के, और प्रूफ कर सकते हो, है ना? पी मतलब पावर सेट। ठीक है, पावर सेट के एलिमेंट ले लो, ए के कुछ एलिमेंट ले लो 1 2 3, बी के कुछ एलिमेंट ले लो 2 3 4, और सारे उसके एलिमेंट्स के पावर सेट निकालो, और उसका इंटरसेक्शन के पावर सेट निकालो, और देखो कि क्या वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन एज अ प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो। नहीं भी याद रहे तो भी एग्जाम में मैंने तुमको कहा कि प्रूफ कर सकते हो, है ना? नहीं भी याद हो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसी समय तुम प्रूफ कर सकते हो उसको। सेकंड, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी is equals to sorry subset of is a subset of power set of A union B। ठीक है, सबसेट बोला गया है यहां पर। ठीक है,
और इसका रिवर्स लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रू होगा, कि अगर पावर सेट ऑफ अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो वो सबसेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इज नॉट अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है, तो अगर तुम याद भी करोगे तो हो सकता है कि कभी ना कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए प्रूफ करना आना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी याद है तो प्रूफ करना आना चाहिए, और प्रूफ हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से किया जाता है, कि हम ये साबित करने की कोशिश करें कि ये जो लिखा है वो गलत है ना। कभी भी सही साबित करने की कोशिश मत करना, गलत साबित करने की कोशिश करो, और अगर गलत साबित करने में असमर्थ हो तो ये सही है। ठीक है, दोनों तरह के एलिमेंट्स ले लो एक में, ए और बी में। एक ए और बी के सेट ऐसे बनाओ जिसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, और एक बार ऐसा सेट बनाओ जो डिसजॉइंट सेट हो, है ना। अगर प्रूफ करना है तो दोनों तरीके से प्रूफ करना। अगर ए के एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो बातें लिखी है ये हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तो एक बार एलिमेंट ले लो 1 2, और बी के एलिमेंट ले लो 2 3 4, 2 3, ऐसा कुछ ले लो। एक बार इस सेट को लेकर देखो और फिर एक बार इस सेट को लेकर देखो, 1 2 और 3 4। तो क्या हो गया, एक बार तुमने इंटरसेक्शन वाला सेट ले लिया और एक बार डिसजॉइंट वाला सेट ले लिया। अगर दोनों केस में अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ठीक है, अगर दोनों केस में दोनों में से एक भी सेट केस में अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब गलत है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो हर एक सेट के लिए वैलिड होती है, चाहे वो डिसजॉइंट हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो, चाहे वो ओवरलैपिंग हो। अब देखो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं, है ना। मैं इन रिजल्ट्स को ना लिखवा रहा हूं ना मैं प्रूफ करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमको जनरल चीज सिखा दी है कि तुम किसी को भी कहीं पर भी प्रूफ कर सकते हो। इतनी प्रॉपर्टीज ना तुम याद कर सकते हो, और उसके अलावा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो इतने, और जिस तरीके से प्रूफ बुक में है उस तरीके से नहीं करना है, जिस तरीके से मैंने बताया, या तो डायग्राम लेके या तो फिर एलिमेंट्स को लेकर, इन दोनों में से किसी भी तरह से प्रूफ करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, पावर सेट अगर निकालना है तो एलिमेंट्स लेके ही प्रूफ करना पड़ेगा, वेन डायग्राम से तो होगा नहीं वो, है ना। ठीक है, चलो आ, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमेशा यूज में आते हैं, उनको प्रूफ कर लेते हैं। लिख लो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब हम खुद से ही इसको प्रूफ करेंगे डायग्राम को देखकर। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। ठीक है, और इनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो इनको थोड़ी देर के लिए दो सिक्के ऐसे देखो, दो सिक्के तुमने एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए हैं। ठीक है, और हमेशा जब भी हम बनाते हैं यूनियन एलिमेंट्स वगैरह, तो ये सब एक ही प्लेन पर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन पर होने चाहिए। तो अगर जब तुम दो सिक्के इस तरह से रखोगे तो क्या ये एक प्लेन पर आ पाएगा, नहीं। ये जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है वो उठा हुआ रहेगा। कॉइन को अगर ऐसे रखोगे तो उठा हुआ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो ये वाला तो एक बार आया है, ये वाला एक बार आया है, लेकिन ये 2 बार आया है। और मैंने क्या कहा, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यूनियन ले रहा हूं मतलब मुझे सारे एक ही प्लेन पर चाहिए। तो मैंने ए को ले लिया, बी को भी ले लिया, लेकिन ये एक बार, ये एक बार, इसके कारण ये 2 बार आ गया, तो इसको भी एक बनाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इसको 1 बनाने के लिए। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा 1 वाला हिस्सा, और ये इसका नाम क्या है,
इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ए यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रीवियस वाला वेन डायग्राम से नहीं होगा क्योंकि वो पावर सेट वाला था, है ना। पावर सेट में एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे पावर सेट के, उसका डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर ये डिसजॉइंट सेट होते, अलग अलग होते, तो अलग अलग होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फिर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप तुमको अगर ऐसा दिखता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, या फिर बोल सकते हो कि वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ए माइनस बी का निकालो, वैसे लिखवा चुका हूं मैं। ए माइनस बी का बोलो, लिखवा चुका हूं मैं पहले। ए माइनस बी मतलब कि ये ए है, ये बी है, और इसमें से बी को माइनस कर दिया, मतलब ये वाला हिस्सा। तो तुम डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकते हो कि ए में से हमने क्या हटा दिया, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हटा दिया। ए में से हमने क्या हटा दिया, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हटा दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस, हम्म और देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस में ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर अगर हमने सिक्कों को ओवरलैप करके रखा है, तो ये वन टाइम्स, ये टू टाइम्स, ये वन टाइम। तो हमें सिर्फ वन वन वाला लेना है, टू वाला नहीं लेना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी को जोड़ा, और उसमें से जो दो वाला हिस्सा था वो हटा दिया, ठीक है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं, वो तो है ही, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन हटा दिया, ये भी है ना। दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हो। ए यूनियन बी लिया और उसमें से क्या हटा दिया, इंटरसेक्शन वाला हटा दिया, ये भी बोल सकते हो, है ना। ए लिया, बी लिया, ये वाला हिस्सा दो बार आ गया, दोनों बार हटा दिया। ए यूनियन बी में वैसे ही ये एक बार हट चुका होता है, एक बार और हटा दिया। क्या, ए, हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, है ना, वो तो है ही।
कि ए माइनस बी यूनियन या फिर प्लस प्लस बी माइनस ए, है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही फॉर्मूला, अब तुम्हें अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो तुम कई सारे फॉर्मूले खुद से डिराइव कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड में से अगर किसी ने नोट नहीं करा तो कर लो नोट जल्दी से। ठीक है। हम्म। इसमें से नोट कर लो, इसमें से -2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 बार आ चुका था, है ना। और इंटरसेक्शन यूनियन वाले टाइम पे वो ऑलरेडी एक बार माइनस हो चुका है। यूनियन वाले फॉर्मूले में क्या देखा था हमने, यूनियन वाले फॉर्मूले देखा था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन वाले में ऑलरेडी एक बार इंटरसेक्शन माइनस हो चुका है, सिर्फ एक बार और हटाना है। ठीक है ना, क्योंकि यूनियन वाले में पहले से ही क्या होता है, ये 1 1 1 होता है, तो एक बार बस और हटाएंगे तो वो होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी बनाओ। ये हमने ए सेट लिया, ये हमने बी सेट लिया, और ये हमने सी सेट लिया। ऐसा अज्यूम करो कि ये तीन सिक्के एक के ऊपर एक रख दिए हैं। ये एक बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया। ये ओवरलैप होने के कारण ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, 2 बार। ये वाला सिक्का ओवरलैप होने के कारण 2 बार आ गया, और ये वाला 2 बार आ गया, और ये वाला कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ये अज्यूम कर पा रहे हो, तीन सिक्के रख दिए एक के ऊपर एक, तो ये एक बार है, ये एक बार है, ये वाला हिस्सा 2 बार आ चुका है, ये 2 बार, ये 2 बार, और ये बीच वाला 3 बार आ चुका है। जब हमें यूनियन निकालना है तो सबको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो पहले तो तीनों सिक्कों को उठा लो, तो पहला वाला सिक्का रखा, दूसरा वाला सिक्का रखा, और तीसरा वाला सिक्का रखा। सिक्का मतलब कॉइन, है ना। और फिर क्या करेंगे, दो में से एक को हटा देंगे। ठीक है, दो में से एक को हटा देंगे, तो इसका मतलब माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जब इसमें से पूरा इंटरसेक्शन माइनस करेंगे मतलब इसमें से भी एक माइनस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा हटा देंगे, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों, है ना। ए इंटरसेक्शन सी कर दिया, तो इसमें से भी -1 हो गया, फिर से इसमें से एक और -1 हो गया। ठीक है, और फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब इसमें से भी एक माइनस हो गया और इसमें से एक और माइनस हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये 1 हो गया, 2 - 1 1, ये भी 1 हो गया, 2 - 1 1, और ये भी 1 हो गया, 2 - 1 1। लेकिन ये 3 - 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर से इसको 1 बनाना है, मतलब प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई बात समझ में। तो फिर तीनों सारे क्या हो गए, 1 1 1 हो गए। आई बात समझ में। क्लियर है। इसको अरेंज करके लिख लेना, थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब फॉर्मूला बनाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स।
ठीक है, डायग्राम फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमने 3 सिक्के रखे, ठीक है। हमने 3 सिक्के रखे, 1 2 3, ठीक है। और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, पहले ये 1 1 1, क्योंकि ये समतल जगह पर है ना, प्लेन पर है। और ये ओवरलैप हो चुका है, तो ये वाला हिस्सा 2 बार आया है, ये भी ओवरलैप हो चुका है ये 2 बार, और ये भी ओवरलैप हो चुका है ये 2 बार। और ये वाला तीनों बार आ गया है, क्योंकि ये ए के कारण भी आया है, ये वाला हिस्सा ए के कारण भी आया है, बी वाले सिक्के के कारण भी आया है, और सी के कारण भी आया है। तो ये कितनी बार आ गया है? 3 बार। हमें क्या लेना है? तीनों को एक एक बार। तो पहले मैंने ए वाला सिक्का लिया, प्लस बी वाला सिक्का लिया, प्लस सी वाला सिक्का लिया। तो तीनों आ गए, लेकिन ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब पहले ए इंटरसेक्शन बी वाले को हटा दो। तो ए इंटरसेक्शन बी हटाऊंगा तो ये पूरा हिस्सा कट होगा ना। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ 2 में से माइनस होगा, 3 में से भी माइनस होगा, पूरा हिस्सा कट होगा। तो माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी किया, ये दोनों एक एक कम हो गए। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये 2 और 3 था ना, तो ये क्या हो गया? 1 और 2। फिर बी इंटरसेक्शन सी वाले को भी क्रॉप करके हटा दिया। तो ये जो 2 2 थे वो क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे। तो मैंने माइनस कर दिया बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो 2 2 वाले थे, ये क्या हो गए? 1 1 हो गए। और फिर ए इंटरसेक्शन सी वाले को कट करा, तो माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको कट किया, तो ये दोनों में से 1 1 चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब मुझे तो सब में क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, लेकिन बीच वाले में क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम एक चिपका देंगे, एक बिंदी चिपका देंगे। कौन सी वाली बिंदी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। तो सब में क्या हो गया? 1। आया समझ में? कर लो नोट। अब निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। Number of elements in exactly 2 of the sets. एग्जैक्टली बोला गया है, मतलब कि बिल्कुल 2 में ही होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। अब 3 सेट्स को हम लेकर चल रहे हैं, 2 3 कितने भी सेट के लिए बना सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हम 3 वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लीफ वाला पार्ट लेना है, ठीक है। मैं सिर्फ लीफ वाला पार्ट बना रहा हूं तीनों का, और कोई सा नहीं बना रहा, ठीक है। ये लीफ वाला पार्ट लेना है हमें। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला नहीं लेना है। ये 0 बनाना है। समझ पा रहे हो क्या चाहिए हमें? ये पूरा ए था, अगर मैं पूरा ही बना दूं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट चाहिए, बाकी कोई सा नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? ए बी सी, ये वाला कहलाता है एग्जैक्टली ए, ये वाला कहलाता है एग्जैक्टली बी, और ये वाला कहलाता है एग्जैक्टली सी। ये कहलाता है ए एंड सी ओनली, ये कहलाता है बी ए एंड बी ओनली, ये कहलाता है बी एंड सी ओनली, ये कहलाता है ऑल, ऑल 3। सिर्फ ए एंड बी बोला है, ओनली नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला है? ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ये पूरा, ए एंड बी ओनली में ये आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाला हिस्सा कौन सा है? ओनली ए एंड बी।
और ये कंप्लीट पोर्शन ये कौन सा होता है, ए एंड बी ओनली, और ओनली नहीं लगा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, अगर सिर्फ ए एंड बी बोला है मतलब ये पूरा हिस्सा आएगा, लेकिन ओनली ए एंड बी बोला है मतलब सिर्फ और सिर्फ ए और बी होना चाहिए, सी का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ए एंड बी बोला है, ओनली नहीं बोला है, मतलब सी का पार्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली वाले में क्या होगा, एग्जैक्टली वाले में, एग्जैक्टली वाले में सिर्फ ए और बी आएगा, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी। ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाने के कई सारे फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। पहले तो तुम ए प्लस बी प्लस सी लेके फिर माइनस करते हुए भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने इंटरसेक्शन वाले पार्ट पहले ले लिए, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, और ए इंटरसेक्शन सी ले लिया, तीनों ले लिए। तो एक तरीके से हमने क्या क्या ले लिया, हमने ये वाले तो लिए ही नहीं, हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया पहले, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिया तो ये वाला आया, और ये वाला कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी लिया तो ये 1 बार आ गया, और ये 3 बार आ गया। और हमें इसको क्या बनाना था, 0 बनाना था, मतलब -3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हो गया, 0। आई बात समझ में? क्लियर हुआ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब ऊपर से जा रहा है? फोर्थ वाले का जो मैंने बताया था वो 3-4 अलग अलग फॉर्मूले बनाए, वो सारे में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, है ना, सब अलग अलग नहीं है, वो सब सेम है। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट निकालो। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। ठीक है ना, जब क्वेश्चन आएगा तो 3 सेट है, 2 सेट है, वो सब रहेगा डिफाइंड, है ना, कुछ भी अनडिफाइंड कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में। इस वाले को फिर से समझा दे रहा हूं, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ये दोनों 1 बार आ गया, फिर बी इंटरसेक्शन, ऐसा समझो कि चिपकाते जा रहे हैं। ठीक है ना, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ये दोनों आ गए, जब हमने बी इंटरसेक्शन ली सी लिया तो ये तो 1 बार आया, लेकिन ये ओवरलैप हो गया, 2 बार हो गया ये। और फिर जब हमने ए इंटरसेक्शन सी लिया तो ये 3 बार हो चुका है, इसलिए हमने -3 किया है। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट बनाओ जल्दी से। हम्म, फिर हम्म 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 प्लस कितना किया, हम्म नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब खुद से अगर एक बार बन जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट। ठीक है ना, एग्जैक्टली वन सेट। तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन मतलब कि सिर्फ एक ही सेट में हो, ओवरलैप वाले नहीं लेना। ठीक है ना, एग्जैक्टली वन सेट मतलब कि सिर्फ जो एक ही सेट में आ रहे हो, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। इंटरसेक्शन वाला ओवरलैपिंग वाला कुछ भी नहीं लेना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो मैं तीनों सिक्कों को रख लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने तीनों सिक्के रख लिए। अब मुझे पता है जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये 2 बार आ जाता है, ये 2 बार आ जाता है, ये 2 बार, और ये 3 बार आ जाता है। और मुझे 2 2 3 को हटा के क्या करना है, 0 करना है। तो पहले मैं माइनस कर देता हूं 2 टाइम्स ऑफ कौन सा,
ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा है और इसको दो बार हटा दिया, मतलब ये जीरो हो गया और ये कौन सा हो गया, ये जीरो हो गया और ये कितना हो गया, वन, क्योंकि पहले थ्री था, थ्री में से दो चला गया तो कितना हो गया, वन हो गया। उसके बाद फिर मैंने माइनस कर दिया कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये पूरा वाला हिस्सा चला जाएगा, कितनी बार, दो बार, दो बार हटा दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा माइनस वन। और फिर मैंने माइनस कर दिया दो बार कौन सा वाला, ए इंटरसेक्शन सी वाला। तो ए इंटरसेक्शन सी वाला दो बार हटा दिया, तो फिर ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस थ्री हो जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या बनाना है, जीरो बनाना है ना, माइनस में नहीं लेके जाना। ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे थ्री टाइम्स ऑफ कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ताकि ये भी कितना हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो बाकी सब वन वन आ गया और बाकी जीरो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली वन का। आई बात समझ में। चार का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ना है, दिक्कत है क्या, बनाओ अभी हाल, दिक्कत थोड़ना है। हाँ, देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। डायग्राम सही से सिक्के एक के ऊपर एक रखना बस। चार वाला वैसे पूछा नहीं जाता है ना, तीन से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर तीन तक का समझ में आता है मतलब ठीक है, बस डायग्राम बनाने में दिक्कत है। तुमने पांच सिक्के रख दिए क्या, तुम कितना गंदा बना रहे हो, थोड़ा साफ सफाई से बनाओ। नहीं, इस पे, ये तो आज बोर्ड आया है, आज से पहले थोड़ा ना ये था, तब भी तो पढ़ाता ही था ना। ये एक सिक्का, ठीक है ना, ये दूसरा, ये कहाँ से आ गया, ये कितना सा, इसको यहाँ रख दिया और इसको, इसको एक काम करो, अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रखो। पहले इसको देख लो कि ये कितनी बार आ चुके हैं। ये एक बार आ चुका है, ये एक बार, ये एक बार, ठीक है, ये दो बार, ये दो बार, ये दो बार और ये तीन बार। ठीक है, अब रखते हैं इसको। अब अगर मैंने इसको रखा तो ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, उन जगहों को एक एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो एक ही रहा, यहां पर ये दो बार आ गया, यहां पर ये कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, यहां पर ये तीन बार आ गया, यहां पर ये चार बार आ गया, और यहां पर ये तीन बार आ गया, और यहां पर दो बार आ गया, यहां पर भी तीन बार आ गया। वो उसी के साथ इंटरसेक्ट करके यूं चला जाएगा वो, है ना। कौन सा, यहां पर एक बार, ये वाला बोल रहे हो ना, वो तो ये डायग्राम ऐसे चला जाएगा ना, सिक्का जो है वो यहां से यूं चला जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये तीन बार, ठीक है, बन गया। कहीं पर भी बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आगे बात समझ में, नंबर अरेंज करना है उसके बाद तो बना लोगे, ठीक है ना। चलो ये नोट कर लिया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स वाला, डी मॉर्गन्स भी नहीं है, हाँ डी मॉर्गन से ही सॉल्व कर सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ये डी मॉर्गन्स लग जाएगा पहले तो इसमें, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लग के क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कई बार हम डी मॉर्गन्स इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसमें लग सकता है, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उससे समझना ज्यादा आसान है। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। वो सीधे समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्शन हटा दिया बाकी का, तो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है। इसको डायग्राम नहीं बनाओगे तो डायरेक्टली भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी डी मॉर्गन्स लग जाएगा। और यूनियन वाला एक्चुअल में यूनिवर्सल में से हट जाएगा, इसमें डी मॉर्गन्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यूनियन वाले को हटा देना है बचा हुआ। तो इसका मतलब यूनिवर्सल वाले में से क्या हटा देना है, ए यूनियन बी। ठीक है। बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं कि दिवाली पे रंगोली आप बनाते हो क्या घर पे? रंगोली कहाँ से आ गई इसमें? चलो बताओ इसका, बना लिया ना ये, लिख लिया। चलो एक एग्जांपल लिखो एक। इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स, ऑनलाइन वालों को एक फायदा होता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, अच्छा कुछ भी नहीं बोल सकते। चलो लिखो, इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स such that x and y are the two sets such that number of elements in x is equal to 17, number of elements in y is equals to 23, and number of elements in a union x inter x union y is equal to 38. Find the number of elements in x intersection y. हम्म, अब फॉर्मूले से करो चाहे डायग्राम से करो, कैसे भी करो, ठीक है। हमें पता है कि x, अब मैं बार बार वो n वगैरह वो सब नहीं लिखता, ठीक है ना। x यूनियन y मतलब कि x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। यूनियन हमें दिया हुआ है कितना, 38, ये दिया हुआ है 17, ये दिया हुआ है 23, और हमें क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। यहां से कितना आ जाएगा, 2, x इंटरसेक्शन y। डायग्राम से कर लो, ये हो गया x। देखो डायग्राम से समझना समझना थोड़ा सा अच्छा है, क्यों, क्योंकि आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होंगे वो डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम से भी समझो, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। जो लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं ना उसी तरीके से लिखना, ठीक है। पीछे हंसो मत, है ना, कॉमेडी नहीं चल रही है। इधर देखो, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखना। तो x की वैल्यू कितनी दी है, 17, तो उसको यहां पे लिखो, अंदर नहीं, अंदर नहीं लिखना, यहां लिखना, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दी है, 23, तो वो यहां लिखो। और हमें यूनियन दिया हुआ है 38, ठीक है। यूनियन क्या है, 38, 38 टोटल है। तो अगर ये देखो कि 38 टोटल है, अगर इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना हो रहा है,
40 हो रहा है, लेकिन हमें यूनियन कितना दिया हुआ है 38। मतलब दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए यहां पर 2 आ गया। अब जैसे यहां पर 2 आ गया और तुम्हें पता है कि ये पूरा 17 है और इतना हिस्सा 2 है, मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा होगा 15। अगर ये वाला पूरा 23 है और ये वाला हिस्सा 2 है, मतलब ये वाला हिस्सा कितना होगा 21। अब इसमें सारे आंसर्स दिख रहे हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं, सारे आंसर्स विजिबल है। अगर तुमसे पूछता है ओनली एक्स 15, ओनली वाई 21, इंटरसेक्शन 2, सारी चीजें एक बार में विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, और इसलिए मैंने ऊपर लिखने के लिए बोला, यहां पर जो लिखोगे ये कंबाइंड इसका रहेगा, अंदर सिर्फ ओनली वाला पार्ट लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यहीं पे ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग नीचे वाला नोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 45। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in x union y is equals to 76, and number of element in x intersection y is 12. Find y, number of elements in y. फॉर्मूले और डायग्राम दोनों से निकाल दो। फोर्टी थ्री, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे। इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है, यूनियन हमें दिया हुआ है 76, एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू निकालनी है, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 12। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 43। डायग्राम से देख लो। तो यहां पर x की वैल्यू हमें कितनी दी है 45। ठीक है, यूनियन हमें कितना दिया हुआ है 76, और इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 12। अब इंटर और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब अगर ये 45 पूरा है और ये 12 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 12 हट जाएगा। ठीक है, 33, और ये तीनों मिलकर कितना है 76, तो बचा हुआ पोर्शन ये वाला कितना आ जाएगा 43। तो तुमने पूरा निकाला, मैं ये बोल रहा हूं कि अब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 33 प्लस 12, मतलब 45 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां पर 31। अब 31 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 43, तो y 43 आ गया। अब तुमसे कुछ भी पूछा जाए, ओनली y पूछा जाएगा तो 31, ओनली x पूछा जाएगा तो 33, और y पूरा 43। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ये अंदर के एलिमेंट कैसे लिख रहा हूं मैं, ये समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट, कर लिया नोट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is equals to 17. Number of elements in B is equals to 23, and number of elements in A union B is equals to 38. ठीक है, find A minus B and B minus A. Find A minus B, B minus A, exactly one of A and B. Exactly one of A and B.
11 12 कहाँ से आ गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ए दिया हुआ है 17, बी दिया हुआ है कितना 23। ये पुराना वाला ही क्वेश्चन हो गया। ये 38 है तो ये कितना हो गया 2, 17 में से 2 गया 15, 20 में से ये 21। तो अब ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि एक तरीके से क्या बोला गया है, ओनली ए। ए में से बी हट गया तो इसका मतलब ओनली ए मतलब 15। बी माइनस है मतलब बी में से ए वाला पोर्शन हट गया मतलब ओनली बी मतलब 21। और ये एंड बोला गया है, एंड मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी मतलब 15 प्लस 21। समझ में आया क्यों किया? तो ये कितना हो गया 26 और 10 36। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट लिख रहा हूं ऊपर। नंबर ऑफ ए हमें दिया हुआ है 35, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हमें दिया हुआ है 17, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 57। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालो। कौन गाना गा रहा है? हम्म? कौन यहाँ पे सिंगर बैठा हुआ है? ए माइनस बी और बी माइनस ए। हम्म, 30 तो किसी का भी नहीं आएगा। हम्म, ए हमें कितना दिया हुआ है 35, इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 11, तो 35 में से 11 चला गया तो यहां पर 24 इधर वाले के एलिमेंट आ गए। और कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 17 मतलब ए यूनियन बी के बाहर, मतलब बाहर के जो एलिमेंट है वो 17 है यूनिवर्सल के अंदर और ए यूनियन बी के बाहर, और ये कितना दिया हुआ है 57। तो ये 35 हो गया और ये 17 तो 52 हो गया, और 57 में से चला गया 52 मतलब कितने एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं, 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे। तो ए माइनस बी मतलब ए के अंदर के एलिमेंट जो बी में ना हो 24, बी के अंदर के एलिमेंट जो ए में ना हो 5। ठीक है,
लिख लिया? Let A and B two sets number of elements in A is equals to 25 number of elements in B is equals to 28 and number of elements in U is equals to 50. Find greatest value of A union B. Greatest value of A union B. Second, the least value of A intersection B. Least value of A intersection B. ग्रेटेस्ट ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट बताना है. ग्रेटेस्ट और लीस्ट बताना है. ग्रेटेस्ट यूनियन का, हाँ, और लीस्ट इंटरसेक्शन का. जितने एलिमेंट्स यूनिवर्सल में है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना. जितने यूनिवर्सल में है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. तो बाहर कोई भी एलिमेंट ना हो, सारे के सारे ए और बी में आ जाए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ए यूनियन बी की तो 50 सीधे सीधे हो जाएगी, क्योंकि जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. और लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब सबसे कम वैल्यू कितनी चाहिएगी. ठीक है. तो सबसे अब इसमें और भी आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें और ऐड कर लो. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ऐड कर लो. ठीक है. तो अब लीस्ट, अब इंटरसेक्शन के बारे में सोचना है. इंटरसेक्शन की लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू. ठीक है. तो लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब ये दोनों को जितना हम सेपरेट कर सकते हैं उतना सेपरेट कर देंगे. लीस्ट वैल्यू कब होगी? इंटरसेक्शन की लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब इसको जितना सेपरेट हम कर सकते हैं उतना सेपरेट करेंगे. कोशिश करेंगे जीरो पे पहुंचा दें, क्योंकि लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है. तो हम ए और बी को सेपरेट करेंगे इस तरह से कि उसको जीरो बना सकें. जितना कम पे पहुंचा सकते उतने कम पे. तो ए कितना दिया हुआ है? 25. बी कितना दिया हुआ है? 28. और 50 से ज्यादा तो हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं. तो इनको अगर मैं दूर करूंगा, 25 प्लस ये 53 हो रहा है, मतलब 3 तो कम से कम ओवरलैप रखने ही पड़ेंगे. 3 से कम तो हम रख ही नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा दूर हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पूरा दूर कर दिया, डिसजॉइंट कर दिया, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और फिर ये 25 और 28 प्लस करके यूनियन कितना हो जाएगा? 53. और एलिमेंट कितने हैं? 50 है. मतलब इनको और ज्यादा आप दूर नहीं कर सकते. इनका इंटरसेक्शन 3 तो एटलीस्ट होगा ही होगा. तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई? 3. ग्रेटेस्ट के लिए इसको ओवरलैप करेंगे, इनको ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये ओवरलैप कितना हो सकता है. 25 और 28. 25. ठीक है ना. जब इसको ओवरलैप करेंगे, तो 28 बाहर आ जाएगा, 25 अंदर आ जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 25. ठीक है. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन 25, लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन 3 और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ यूनियन इज 50. ठीक है. मिनिमम वैल्यू ऑफ यूनियन
लीस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। 28 ओवरलैप वाला ही केस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28, सारे केसेस हो गए इसमें। ठीक है, इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए जितना सेपरेट करना है उतना सेपरेट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जितना ओवरलैप कर सकते हैं उतना ओवरलैप करेंगे। सेम यूनियन के लिए लीस्ट वैल्यू के लिए जितना ओवरलैप कर सकते हैं ओवरलैप करेंगे, और जितना अलग अलग कर सकते हो उतना अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, खुद से इमेजिन कर सकते हो, इतना उसमें कुछ कोई साइंटिस्ट वाली बात नहीं है ना। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो लगभग सेट पूरा खत्म है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर मुझे कुछ और लगेंगे क्वेश्चंस तो वो मैं करवा दूंगा कल, लेकिन देखा जाए तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट खत्म है। अब तुमसे सारे सवाल बन सकते हैं। तो आरडी से सेट के जितने भी पूरा है, कौन सी एक्सरसाइज तक है ये, लास्ट 8th एक्सरसाइज तक है ना। तो 8th एक्सरसाइज तक आरडी शर्मा की 11th क्लास से आज फिनिश हो जाना चाहिए। जिनके पास सेल्फ स्कोर और आरडी ऑब्जेक्टिव जो भी हो, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। ठीक है, तो सेट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज खत्म है। कल कुछ क्वेश्चंस मैं और करा सकता हूं, और अगर टाइम रहा तो रिलेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आज का दिन तुम्हारे पास है, आज तुम्हें सेट एनी हाउ खत्म करना ही है। ठीक है, क्या, हाँ आज क्वांट की क्लास रहेगी 6:30 बजे, है ना। थैंक यू। 10 मिनट में बैठ जाना सेशन में।